एक नाम जिसने 21वीं सदी की दुनिया को हिला कर रख दिया, एक चेहरा जो आतंक का प्रतीक बन गया और एक मिशन जिसकी तलाश में अमेरिका ने 10 साल बिताए। ये कहानी है ओसामा बिन लादेन की। 1957 सऊदी अरब के जेदा शहर में एक बच्चा पैदा होता है जिसे दुनिया ओसामा बिन लादेन के नाम से जानेगी। वो एक बेहद ही अमीर और प्रभावशाली परिवार का हिस्सा था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैनों में से एक थे और किंग फैसल से उनके निजी संबंध थे। ओसामा 52 बच्चों में से एक था। माँ सीरियन मूल की थी और परिवार के हिसाब से ओसामा को थोड़ा अलग थलग ही पाला गया। ये अकेलापन उसकी सोच में धीरे धीरे उतरने लगा। ओसामा ने बचपन से ही इस्लामी पढ़ाई में रुचि ली। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान को गहराई से समझने की कोशिश करता और कम बोलता। उसके दोस्तों के मुताबिक वो शर्मीला था लेकिन अंदर से बेहद ही जिद्दी। उसने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई की, लेकिन असल में वो पढ़ाई में नहीं बल्कि एक अलग विचारधारा में खोता जा रहा था। इस्लामिक इतिहास, जिहाद और मुस्लिम उम्मा का भविष्य, ये सब उसके दिमाग में जगह बना रहे थे। इतनी दौलत के बावजूद ओसामा की ज़िंदगी सादगी भरी थी। न कोई लग्जरी कार, न फैंसी लाइफ। वो अपना ज़्यादातर समय धार्मिक किताबें पढ़ने और मस्जिद में बिताता। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने आगे चलकर दुनिया को हिला देना था। साल 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। जवाब में अमेरिका, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने भी मिलकर मुजाहिदीन को समर्थन देना शुरू किया। उसी समय ओसामा भी अफगानिस्तान पहुंचा, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। ओसामा ने युद्ध में हिस्सा तो लिया, लेकिन असल काम वो पर्दे के पीछे कर रहा था। उसने लड़कों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, पैसे इकट्ठे किए और एक कट्टर सोच को फैलाने की तैयारी की। इसी दौरान उसने एक संगठन बनाया, मकतब अल खिदमत। ये एक नेटवर्क था विदेशी लड़कों को अफगान जिहाद में लाने का। बाद में यही नेटवर्क अल-कायदा बना, यानी द बेस। अल-कायदा सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं था, ये एक आइडियोलॉजी थी। इसकी सोच थी कि इस्लामिक कानून को पूरी दुनिया में लागू किया जाए और इसके रास्ते में आने वाली हर ताकत को मिटा दिया जाए, चाहे वो अमेरिका हो या कोई और। इसका मत था, हम इस्लाम की रक्षा कर रहे हैं और जो भी इसके खिलाफ है वो हमारा दुश्मन है। अल-कायदा धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क बन गया जिसके ठिकाने सऊदी अरब, पाकिस्तान, सूडान और अफगानिस्तान में फैलते गए। मगर अमेरिका अभी भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। लोग अपने ऑफिसों के लिए निकल चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। उसी सुबह 19 अल-कायदा आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक किया। उनका टारगेट अमेरिका की आत्मा पर हमला करना था। सुबह 8:40 पर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। 9:03 पर दूसरा प्लेन साउथ टावर से जा भिड़ा और फिर तीसरा प्लेन पेंटागन पर, और चौथे जो व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था उसे यात्रियों ने ही क्रैश करवा दिया। हर तरफ चीखें, धुआं और खौफ था। 2 घंटे के अंदर दोनों टावर्स जमीन पर गिर चुके थे। इस अटैक में करीब 3000 लोग मारे गए। अमेरिका, जो खुद को अपराजय समझता था, घुटनों पर आ गया। जैसे ही धूल छटी, एक नाम सामने आया, ओसामा बिन लादेन। उसने न सिर्फ इस हमले की साजिश रची थी बल्कि इसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। अमेरिका अब चुप नहीं बैठने वाला था। राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, हम हर हाल में ओसामा को ढूंढ निकालेंगे। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा ह्यूमन मैनहंट। 11 सितंबर के बाद अमेरिका पूरी तरह बदल गया। राष्ट्रपति बुश ने आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इस जंग का पहला नाम था ओसामा बिन लादेन। अक्टूबर 2001 अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। टारगेट था तालिबान सरकार और ओसामा का नेटवर्क अल-कायदा। लेकिन ओसामा पहले ही गायब हो चुका था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ओसामा टोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर अमेरिका ने सैटेलाइट लगाए, बम गिराए, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला और एक साया बनकर छुपता रहा। कभी पाकिस्तान, कभी ईरान, तो कभी खुफिया गुफाओं में। अमेरिका ने उस पर $25 मिलियन का इनाम रखा। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों से तलाश कर रही थी, लेकिन ओसामा था कि जैसे मिट्टी में मिल गया। वो CIA ने सालों तक हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ा, फोन कॉल, संदेश, नेटवर्क ट्रैफिक, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब अमेरिका की जनता भी सवाल पूछने लगी थी। इसी बीच ओसामा तरह तरह की वीडियो जारी करता रहा, जिहाद को सही ठहराता रहा, अमेरिका को धमकाता रहा। ये साफ था कि वो जिंदा था और खुलेआम दुनिया को चुनौती दे रहा है।
साल 2009 में 9/11 की बरसी से एक दिन पहले की बात है। CIA के चीफ राष्ट्रपति ओबामा से मिलने आए। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें ओसामा बिन लादेन के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। हमारे जासूसों ने अबू अहमद अल कुवैती नाम के एक शख्स को ढूंढ लिया है जो आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता रहे। वह ओसामा बिन लादेन का काफ़ी करीबी है। उसके फ़ोन और रोज़ की गतिविधियों पर नज़र रखकर हम पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 135 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाके में बने एक बड़े मकान तक गए। ये मकान आसपास के मकानों में सबसे बड़ा था, अगल बगल के मकानों से करीब 8 गुना बड़ा। इस मकान का मालिक इब्राहिम और उसका भाई था। उन दोनों मालिक की हालत ऐसी नहीं थी कि वे 1 करोड़ से ज़्यादा कीमत की इस प्रॉपर्टी के मालिक हों। हैरानी की बात यह थी कि इब्राहिम मालिक होते हुए भी मकान के मेन हिस्से में नहीं रहता, वह मकान के अंदर ही बने गेस्ट हाउस में रहता। ये मकान 3 मंजिला था जिसके ऊपर की मंजिल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को दीवार से कवर किया गया था। बालकनी के सामने दीवार कौन बनाता है? इस मकान के बाहर हर रोज कूड़ा उठाने वाले आते थे, लेकिन इसमें रहने वाले लोग कचरा कूड़े वाले को न देकर मकान के अंदर ही जला दिया करते। हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि कभी-कभी एक शख्स मकान से बाहर निकल आंगन में तेज-तेज कदमों से चहलकदमी करता है। मिशन की रिपोर्ट लेते हुए ओबामा व CIA अधिकारियों ने इस संदिग्ध शख्स को द पेसर नाम दिया। जासूसों का मानना था कि द पेसर ही ओसामा बिन लादेन हो सकता है। CIA अधिकारियों को द पेसर के लादेन होने का शक इसलिए मजबूत हुआ कि उस घर में न इंटरनेट था, न लैंडलाइन और न कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इतने बड़े मकान में बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कोई आम आदमी रह रहा हो, यह बात कुछ हदम नहीं होती। बालकनी के सामने दीवार, कूड़ा जलाना और बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रहना, इन सब से अमेरिकी अधिकारियों का शक पुख्ता हो गया कि यहाँ रहने वाला शख्स लादेन ही है। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन नेपच्यून। बराक ओबामा को डर था कि अगर पाकिस्तान सरकार को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया तो शायद यह खबर ओसामा तक पहुंच सकती है। इसलिए लादेन को मारने के मिशन को खुफिया रखा गया। ओबामा ने 29 अप्रैल 2011 को एबटाबाद में घुसकर लादेन को मारने की अनुमति दे दी। अब लादेन को मारने के 2 विकल्प थे। पहला विकल्प मकान को हवाई हमले से उड़ा दिया जाए। इसका पहला फायदा यह था कि पाकिस्तान की धरती पर किसी अमेरिकी के मारे जाने का जोखिम नहीं था। दूसरा, अमेरिका सार्वजनिक तौर पर खंडन कर सकता था कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन इसका नुकसान यह था कि अगर हम मकान को जमींदोज करने में सफल हो गए तो ये कैसे सुनिश्चित करते कि उसके अंदर लादेन मौजूद था या नहीं। अगर अल-कायदा ने उसका खंडन कर दिया कि लादेन नहीं मरा तो हम सिद्ध कैसे करेंगे कि लादेन मारा गया। इसके बाद दूसरा विकल्प था कि हम स्पेशल फोर्स को मंजूरी दें। इसके तहत अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान में घुसकर उस मकान पर इतनी तेज़ी से हमला करें कि पाकिस्तानी पुलिस या सेना को कोई प्रतिक्रिया देने का वक्त ही न मिले। फिर 2 मई 2011 को रात के 11 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान के जलालाबाद से पाकिस्तान के एबटाबाद के लिए उड़ान भरी। इनमें सील ग्रुप के 23 कमांडो सवार थे। जब हेलीकॉप्टर टारगेट पर उतरने लगा तो उसका एक पंख दीवार से टकरा गया, जिसमें सवार 11 कमांडो मरते मरते बचे। धूल उड़ने लगी। ऐसे में कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर में सवार एडमिरल को कुछ नजर नहीं आया। कमांडो ने फौरन प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद अमेरिकी कमांडो ने खेत में हेलीकॉप्टर उतारा और फिर मकान में घुस गए। अमेरिकी कमांडो ने 9 मिनट के अंदर ही ओसामा को ढूंढकर सिर में गोली मारकर ख़त्म कर दिया। उधर अमेरिका में सिचुएशन रूम में जेरोनिमो EKIA यानी एनिमी किल्ड इन एक्शन शब्द गूंजा और सभी ने राहत की सांस ली। एबटाबाद में अमेरिकी सेना का करीब 40 मिनट ऑपरेशन चला, जबकि अफगानिस्तान से एबटाबाद जाकर लौटने में करीब 3.5 घंटे का समय लगा। जब एडमिरल बिल मैकवेरन ने ओबामा को लादेन की मौत की पुष्टि की, कहा कि लादेन का शव मेरे सामने है। मैंने अपने एक साथी को शव के पास लिटाकर उसकी लंबाई की पुष्टि कर ली है। शव की लंबाई 6 फुट 4 इंच है। जब ओसामा बिन लादेन मारा गया तो बराक ओबामा ने स्क्वाड्रन कमांडर जेम्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो तैयारी हुई थी यह उसका रिजल्ट है। इसके बाद अमेरिकी कमांडो लादेन के शव को घसीटते हुए नीचे लाए और फिर शव को बड़े थैले में पैक कर कर ले गए। उसके बाद उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर समुद्र में फेंक दिया। शव को समुद्र में क्यों फेंका गया, इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, सऊदी अरब ने लादेन को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा, अगर उसकी कब्र बनाई जाती तो वो आतंकियों के लिए तीर्थ स्थल बन जाती, इसलिए शव को समुद्र में फेंक दिया गया।